लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हमारे एमजी शीशा ने अपने आप को इस थंडर क्लाउड के बीच में जाकर अपने बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करने में लगा था, क्योंकि इतने सिस्टम की तरह टास्क जो दिया गया था। और जब यहाँ पर इतनी जोर से बिजली कड़कने में लगी हुई होती है तो बाकी के जितने भी एल्डर्स होते हैं और लीडर होते हैं जग के, वे वहां पर पहुंच जाते हैं देखने के लिए ताकि वो हमारे एमसी को बचा सके। लेकिन जब लीडर उसको देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन आखिरकार ये जमीन पर डिसेंड क्यों नहीं हो रहा है और ये हवा में ही क्यों फूटने में लगा हुआ है, क्योंकि इसके जितने भी बिजली के झटके हैं वो उस पहाड़ी पर नहीं गिर रहे हैं बल्कि मैं आसमान में ही उधर उधर बिखर रहे हैं, जिसको देखकर उन लोगों को डाउट होने लगता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं उस तरफ जाने के लिए। और तभी हमें किसी को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाए, ये वही एल्डर है जिसके बारे में हमें लीडर ने बताया था कि ये यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं और यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलकर कहने लगता है कि मेरी जो रियलमी है वो ब्रेक थ्रू कर चुकी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे जो थंडर रेवोल्यूशन है वो कहाँ गया, आया क्यों नहीं। और तभी वे दद्दू वहां से बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इसे तो कुछ और ही फ्रेग्रेंस आने लगती है, यानी कि स्मेल आने लगती है किसी चीज, और वो उस स्मेल की डायरेक्शन में हवा में उड़ते हुए चले जाते हैं। और पता चलता है कि वहां पर तो हमारा एमसी शीशान बैठा हुआ है जो कि अपनी मुर्गी पकाने में लगा हुआ है और उसकी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन के कारण उसकी पूरी पूरी बैंड बच गई होती है और देखने में भी काफी ज्यादा भयानक लगता है। तो जब ये एल्डर उसे देखते हैं तो मन में सोचते हुए कह लगते हैं आखिरकार ये जो बच्चा है वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी ब्लैक क्यों हो रखी है। और बात करें इसके ड्रेस को देखकर, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये यूलिन इमोर्टल सेट का डिसेबल होगा। जहाँ तक मुझे याद है, जिससे पहले कि मैं सेक्युलेशन में गया था मैंने जियाओ नान कॉन्ग को ये पहले कह दिया था, अगर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड या कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पर मौजूद हो तो उन्हें तुम मेरे पास भेज सकते हो कोई भी गाइडेंस के लिए, मैं उन्हें सिखाने के लिए तैयार था। और अब यहाँ पर ये ऐसा दूसरा बंदा है जिसे यहाँ पर भेजा गया है। तो हमारा एमसी जब उस ओल्ड मैन को अपने तरफ घूरते हुए देखता है तो उससे कह लगता है मन में सोचते हुए कि ये ओल्ड मैन मुझे काफी देर से घूरने में लगा हुआ है, कहीं ये मेरी चिकन तो नहीं छुड़ाना चाहता। तभी वे दद्दू हमारे एमसी की तरफ हंसते हुए बढ़ने लगता है और उससे पूछने लगता है कि हे यंग मैन, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे जैसे वो बढ़ाऊ हमारे एमसी की तरफ हंसने लगता है तो उसे काफी डाउट होने लगता है और वो अपनी चिकन को छुपाते हुए उसको बस गुस्से में देख रहा होता है। और बढ़ाऊ मन में सोचते हुए कह लगता है कि मेरी इसके बाद बच्ची की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, कोइंसिडेंटली मेरी जो रियलमी है वो अभी अभी ब्रेक थ्रू करी है और मैं अगर इस समय पर इसको गाइड करता हूँ तो इसकी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, ये काफी अच्छी तरीके से सीख जाएगा। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनने के बाद अपना मुंह उदास करता है और उससे क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर कन्फाइनमेंट में रखा गया है और मैं यहाँ से जा नहीं सकता कहीं पर। ये बात सुनने के बाद दद्दू उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया है कि तुम्हें यहाँ पर कन्फाइनमेंट में रखा गया है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने अपने ही साथियों से मिलकर फाइट की है। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा मैटर और ज्यादा सीरियस है। ये बात सुनकर दद्दू उससे पूछने लगता है कि इससे तो सीरियस क्या ही हो सकता है, क्या तुमने कोई ऐसी जगह में घुस गए थे जो कि फॉरबिडन प्लेस हो जहाँ पर मना किया गया था। ये बात जानकर एमसी उससे क्या लगता है कि नहीं थोड़ा और सीरियस, थोड़ा सा, जिससे उस बुड्ढे की सरक जाती है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके और तो सीरियस बनना चाहते, क्या तुमने किसी प्रीसियस आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया है क्या। ये बात सुनने के बाद शीशान काफी उदास हो जाता है और उससे क्या लगता है कि हाँ तुम काफी नजदीक पहुंच चुके हो उसके। लेकिन दद्दू कपाई बहुत ज्यादा एटीट्यूड में होता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो यूलिन इमोर्टल सेक्ट है वो काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस टैग तो नहीं है इस वक्त, लेकिन इसकी हेरिटेज काफी ज्यादा बड़ी है, इसे थोड़े मोड़े तो आर्टिफैक्ट तुम अगर तोड़ भी देते तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही हमारा एमसी शीशान उसे बताता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि मैं इनर सेट का जो स्पीड टेस्टिंग स्टोन है ना मैंने वो तोड़ दिया। ये बात सुनने के बाद इस दद्दू का तो इस बड़ों का तो दिल टूट जाता है और शौक के मारे एकदम से डर जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है क्या तुमने अभी भी क्या कहा मुझसे। और वो हमारे एमसी को पकड़कर चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन जिसे हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, एंशिएंट ट्रेजर है वो हमारे लॉन्ग हिस्ट्री हमारे इस ट्रैक्ट का, आखिरकार तुम जैसा यंग कल्टीवेटर जो कि 15 से 16 साल का होगा मुश्किल से वो इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को कैसे तोड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं लेजेंड्स में ये भी कहा जाता है कि उस पत्थर के नीचे उस स्पिरिचुअल स्टेन के नीचे वहां पर एक एंशिएंट ब्लैक फिनिश को सील कर रखा गया है और अब की वो सील को तोड़ दिया गया है तुम्हारे द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमने यूलिन इमोर्टल सेट को और उसके फ्यूचर को पूरे के पूरे डिजास्टर में डाल दिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। तभी दद्दू की आंखें चमकती और वो क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, और वो हमारे एमसी को चारों तरफ से एनालाइज करना चालू रखता है। तो एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और दद्दू उससे क्या लगता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से तनक भर भी इतनी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे मेरे और तुम्हारे बीच के जो रियलमी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण मैं तुम्हें पता ही लगा पा रहा।
या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा बैरियर टाइप मैजिकल ट्रेजर है जिसके कारण मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी कतई फट जाती है और सोचे लगता है कि अगर इस बुड्ढे को ये पता चल गया कि मेरे पास तो स्पेशल रूट मौजूद नहीं है तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे और बाकियों को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ और रॉयल फैमिली मुझे पकड़ कर ले जाएगी। शिट। लेकिन ये बड़ा उतना दिमाग नहीं लगाता और उससे क्या लगता है कि तुम जैसे तुच्छ 15-16 साल के ओल्ड कल्टीवेटर, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम स्प्लिट स्टोन को तोड़ सकते हो हमारे इस पूरे के पूरे लैंड में, यहाँ तक कि डिवाइन लैंड में और अपर रियल में आखिरकार कितने ही लोग होंगे जो कि ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जो तुमने पत्थर तोड़ा था वही वही स्प्लिट टेस्टिंग स्टोन था? क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कुछ भी नहीं कह पाता और सीधे खड़ा रहता है, जिससे इस बड़ऊ को और ज्यादा सटक जाती है इस बड़ऊ की। और बड़ऊ उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पावर मुझे दिखाओ, अपनी फुल फोर्स का अटैक करो मुझ पर, मैं भी तो देखना चाहूँ कि आखिरकार तुम में कितनी पावर है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी कतई शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता और अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बनाने लगता है जो कि बाकी में बहुत कॉमेडियन थे। तभी दद्दू उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो, क्या मेरी बात तुम्हारे कानों में गई नहीं है? तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, तुम मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर हिट करो। ये बात सुनने के बाद एमसी शीशान उसे तुरंत मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि हे ओल्ड मैन, क्या तुम वाकई में मुझे फंसाने की कोशिश करने में लगी हुई हो क्या? तभी एल्डर उससे कहने लगता है, ये बड़ो उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ली रूओ को वाकई में इजी टारगेट हूँ, तुम मुझे आसानी से हरा पाओगे? और जैसे हमारा एमसी जिस चीज को मना करता है, भाई आ गया ये हरामी कमीना सिस्टम कहीं का। सिस्टम आते ही हमारा एमसी कभी शॉक हो जाता है और सिस्टम हमारा उसे मिशन देते हुए कहने लगता है, क्या तुम लियो रोको के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहोगे, हाँ या ना? मिशन के रिवॉर्ड के तौर पर हाई क्वालिटी के प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। और जब ये दद्दू अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं तभी हमारे एमसी को ये मिशन मिल जाता है, जिससे कि इसके मुंह में लालच आ जाता है कि भाई हाई क्वालिटी का प्रोटीन, मजा आ गया रे बिडू, अब तो मार खाएंगे रे, अब तो करना पड़ेगा, कोई रीजन ही नहीं है मना करने का भाई। जहाँ पर ये दद्दू उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो मुझे मारने के लिए। और दूसरे मन में सोचते हुए कह लगता है कि बिकॉज मेरी जो मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, मेरी जो डिफेंसिव टेक्निक है और मेरी जो इनिशिएट क्यू है वो पहले के मुकाबले में काफी इम्प्रूव हो चुकी है और ये काफी परफेक्ट चांस है इसे चेक करने का। और अगले ही पल हमारा एमसी फुल फोर्स के साथ उस बुड्ढे पर अटैक करने लगता है, जिसको देखने के बाद बड़ों की आंखें बाहर आ जाती है, मुंह बुहारा गल जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मैंने अभी अभी तो अपने मैच को स्टार्ट भी नहीं किया और तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक भी करना चालू कर दिया। और वो तुरंत अपने बैरियर को हमारे एमसी के पंच के सामने ला लेता है ताकि वो उससे बच सके। लेकिन हमारे एमसी का पंच इतना पावरफुल होता है कि पीछे का पूरा इलाका ही गायब हो जाता है, जैसे कि देख ही सकते हो, और पूरा का पूरा माउंटेन टूटकर नीचे गिर जाता है, इतना पावरफुल अटैक है उसका। और उसके बाद उस पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ और सिर्फ धुआं ही बचता है, जिसको देखने के बाद बुढ़ऊ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कह लगता है कि बस एक पंच ने इसने इतनी ज्यादा पावर रिलीज करी है, आखिरकार ये बच्चा है कौन? इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये किसी प्रेस्टिजियस बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैन से आया हुआ बच्चा है और ये हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा ब्लेसिंग वाली बात है। हमारा जो यूलिन इमॉर्टल सेक्ट है, आखिरकार यहाँ पर इस जैसा एक टैलेंट आ चुका है। अब हमारा जो यूलिन सेक्ट है वो काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगले ही पल उसकी जो बैरियर होता है वो वहां से गायब होकर टूट जाता है और जब ये बात ये बुढ़ऊ देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कह लगता है कि भले ही मैंने अपनी इनिशिएट की गांग क्यू का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया और कंप्लीट स्टेज पर ही पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे बैरियर को तोड़ने में कामयाब रहा। बुरा नहीं था मानना पड़ेगा, ये जो बच्चा है वो मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लेकर आया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भर चुका हूँ और भाई जी ये बुढ़ऊ अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी छुपा नहीं पाता और किसी डेविल की तरह हंसते हुए उससे कह लगता है कि चलो देखते हैं, हम यहाँ पर फ्रेंडली एक्सचेंज करने वाले हैं, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करने का एक मौका दो, तुम मुझ पर जैसे चाहे वैसे अटैक कर सकते हो, चलो फायर करते हैं। कतई इविल जैसा लग रहा है ये बंदा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये जो बुढ़ा हुआ है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे इतना ज्यादा पावर को देख लिया है लेकिन फिर भी इसे चैन नहीं है। मैंने तो बस जैसे उस रिवॉर्ड को देखा सिस्टम के अंदर जो कि मुझे प्रोवाइड करवाया जा रहा था, उसके कारण मैंने अनकॉन्शियस तरीके से इसको डायरेक्टली पंच हिट कर दिया था और इस पावर से सिर्फ और सिर्फ इसकी शील्ड में थोड़ा सा डेंट ही पड़ा था। यार कितना पावरफुल है ये बंदा। और तभी उसकी ऑरा को जब महसूस करता है तो उसे उसी एंशिएंट बीइंग के बारे में याद आता है जिससे उसने भागकर निकला हुआ था, जिससे उसने हमारे फाइट की थी और कह रहा था कि इसका ऑरा देखकर सबसे पता चल रहा है कि लाल वालों वाला बंदे जिससे मैंने औरंगजेब से जो फाइट की थी उस समय पर ये उस जैसा बंदा है। तभी बुढ़ऊ हमारे एमसी पर अपने अटैक करने लगता है और उससे कहने लगता है कि हे बच्चे तुम अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी एक पावरफुल अटैक हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर एमसी काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आने में लगा हुआ है, अब मैं क्या करूं इसका। तभी वहां पर इस सेट के लीडर पहुंच जाती है और ग्रैंड एल्डर को रोक देती है और ये बुढ़ऊ कोई और नहीं बल्कि मैं ग्रैंड एल्डर होता है और वो अपने अटैक को हमारे एमसी पर रोकने से करने से पहले ही रोकना पड़ता है उसको। और वो सभी के सभी इतने भी एल्डर्स वहां पर आए हुए होते हैं वो ग्रैंड एल्डर को कांग्रेचुलेट करते हैं और उससे कहने लगता है कि आपको कांग्रेचुलेट मतलब मुबारकबाद हो, आपने ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल कर लिया है, वो भी बिना किसी परेशानी के।
लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अभी अभी आप कर क्या रहे थे, और आपकी इस पोस्टर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आप वापस से अपने डिसिपल के साथ फाइट करना चाहते हो। सच से सच बताना, कहीं फाइट तो नहीं कर रहे थे ना? ये बात सुनने के बाद वो बड़ू बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाता और सरप्राइज हो जाता है और किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाते हुए खड़ा होता है और धोती संभाल कर अपना खड़ा होने के बाद उससे क्या लगता है कि आखिरकार मेरे जैसे स्टेटस वाला बंदा कैसे अपने डिसिपल को पीट सकता है या फिर उससे फाइट कर सकता है, कैसे पॉसिबल है ये? मैं तो बस इसे गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा था और कुछ भी नहीं। इस पूरी की पूरी सेक्ट में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज करता हूँ, वो है मेरी बाउंड्रीज और किस तरीके से मैं अपनी पावर को रिस्ट्रेन करता हूँ वो। ये बात सुनने के बाद जो लीडर है उसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि मन में सोचते हुए कहने लगती है, आखिरकार ये आप ही के कारण तो हो रहा है कि आपकी बिल्कुल भी रिस्ट्रेंट नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आप फ्रिक्वेंटली कई सारे डिसिपल के साथ फाइट करते हो उनकी एबिलिटीज को चेक करने के लिए और उन सभी को स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से पीट देते हो कि वो इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। और इसीलिए तो आपकी जो क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन है, आपके पास स्टूडेंट भेजने के लिए मैंने काफी ज्यादा सावधानी बरती थी। ये बात सुनने के बाद बड़ू उससे कहने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि इस बच्चे के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, शायद अगर हम इसके कंफाइनमेंट को जल्दी खत्म कर दे और इनर सेक्ट में भेज दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फाइनली जो ग्रैंड एल्डर ने इंटरवेंशन की थी इसके बीच में जानबूझकर आकर हमारे एमसी शीशान के पनिशमेंट को कम करवा दिया था, तो इसकी जो शेड्यूल है उससे पहले इसकी पनिशमेंट खत्म हो गई और फाइनली हमारा एमसी एंटर कर चुका है इनर सेट के अंदर। और तभी उसका कोर्टयार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर वो रहेगा। वह एक स्टोरेज रूम है जिसको देखकर ही भाई मेरे को उल्टी आने लगती है और हमारे एमसी भी इस जगह को देखकर काफी ज्यादा तो शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में इनर सेक्ट है। तभी एल्डर प्लम उससे कहने लगते हैं कि जिससे पहले कि तुम एंटर हुए थे इनर सेट के अंदर, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट तुमसे पहले ही असाइन हो चुके, उन्हें उनका जो इलाका है रहने का वह जगह असाइन हो चुकी है, लेकिन इस बार के रहने की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी एक्सेप्शन के लिए जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा एक्सेप्शन हो चुका है। और तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम का 1 मंथ लेट हुए हो और इनर सेट की जितनी भी रहने की जगह है, लॉजिंग वगैरह है, वो सब कुछ ऑलरेडी बच्चों को असाइन हो चुकी है। तो हमने तुम्हें टेम्पररी जो स्टोरेज रूम असाइन कर दिया है इस रियर माउंटेन पर। तुम इस माउंटेन को क्लीन अप करने के बाद यहाँ पर रह सकते हो। तो एक बात का ख्याल रखना कि जो स्प्लिट हॉल है तो वहां पर जाकर अपनी आइडेंटिटी टोकन जरूर रिसीव कर लेना कल जाकर। इसको देखने के बाद हमारा एमसी चारों तरफ देखने लगता है तो वहां का इलाका देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जो क्या लगता है कि ये देखने में काफी ज्यादा माउंटेन्स है, मेरे चारों तरफ माउंटेन्स है और एक लेक मेरे सामने पड़ा हुआ है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये मेरे लिए परफेक्ट हाइडिंग प्लेस है जो कि मैं हमेशा से ढूंढना चाहता था और बचपन से लेकर अभी तक रहते हुए आ रहा हूँ? और वो अपने में ही इतना मग्न हो जाता है कि आसपास की चीजों का ध्यान नहीं रहता और मतलब उसकी जो हवा आ रही होती है ना, आजादी की हवा, उसे महसूस करने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर रहने आने के बाद ऐसा याद आ चुका है जैसे कि मैं उस डेजर्टेड आइलैंड में रहने में लगा था काफी समय से। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं नेचर में एक बार फिर से घुल मिल चुका हूँ। मैं जैसे चाहूँ यहाँ पर रह सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से भी पॉसिबल है मेरे लिए यहाँ पर रहना। और वो अपने सभी के सभी कपड़ों को उतार कर वहां पर खड़ा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं भाई साहब किसी जंगल में रहने जैसे आदिवासी रहता ना, बिल्कुल उस तरीके से रहने की एक्टिंग करने लगता है और बिना कपड़ों के उस नदी में या फिर उस लेक में कूद कर कहने लगता है कि अब मैं प्रॉपर तरीके से रिलैक्स कर सकता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना ही कोई परेशान करने वाला है। और मेरी जो मसल कल्टीवेशन टेक्निक है एसेंशियल है जो मेरे लिए, वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लूँ और मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है, चाहता चाहे मैं कर सकता हूँ। और वो तुरंत उस लेक में कूदने के वहां पर अपनी स्विमिंग स्पीड ट्राई करने लगता है उसकी मसल्स की। और भाई साहब साला स्विमिंग मतलब तैर तो कम रहा है भाई, मोटर बोट बना दी है इसने अपने आप को। इतनी तेजी से आगे बढ़ने में लगा हुआ है, इतनी तेजी से तो मोटर बोट भी ना जाती जिस तेजी से जा रहा है। और जब इतनी तेजी से तैरने में लगा हुआ था तो बाकी जितनी भी मछलियां होती हैं वो तो कभी शर्मा जाती हैं इसकी स्पीड देखने के बाद। और जब शीशान उस नदी में या फिर उस लेक में तैरने में लगा ही हुआ था तभी सामने उसे कोई दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार मेरे सामने मुझे किसी का फिगर क्यों दिखाई दे रहा है। और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपने आप को जब रोकने की कोशिश करता है तो ये काफी शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और एक दूसरे के साथ टकराने वाले होते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बवंडर बन जाता है फुल प्रेशर कर। और जो उसके सामने जो भी बंदा बंदी जो होती है वो उसके सामने आ जाता है और दोनों के दोनों ही कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, जिसको देखकर एमसी कतई शॉक हो जाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की उसी लेक में नहाने में लगी हुई है, वो बिना कपड़ों के। और इसी सीन के बाद हमारा सीन सेट होता है आधे घंटे पहले, जब वो उस कन्फाइनमेंट से उस एल्डर के साथ फाइट करने में लगे हुए थे, जहाँ पर उसने एल्डर को जब अटैक किया था उसका अटैक ज्यादा पावरफुल होने के कारण उसके आसपास के पीछे के जितने भी पत्थर वह टूटकर पीछे की तरफ गिरने लगे और एक पेड़ पर चलेगा और एक फल टूट जमीन पर गिर गया और वो फल टूट एक पत्थर से जाकर टकरा गया।
उसके बाद उन पत्थरों ने बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड की तरह गिरना चालू कर दिया और आसपास के इलाके को तबाह करना चालू कर दिया। और इस जैसा सब ये सब होने में लगा होता है उसी तरफ इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि पिछले गेट की तरफ से वहां पर आने में लगी हुई होती है और कह रही होती है कि फाइनली मैं नियर इस माउंटेन गेट के पास में पहुंच चुकी हूँ और मेरी यहाँ पर टीचर के जॉब पर पहला दिन है। मैं यहाँ पर अपनी फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली थी आसपास देखने के लिए, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर फैमिलियराइज कर और पूरे के पूरे स्कूल एनवायरनमेंट को बारे में पता करूँ। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लैंग क्विंग्सवान है और ये न्यूली अपॉइंटेड इंस्ट्रक्टर है हमारे इस यूलिन इमॉर्टल सेट के लिए। और ये भी किसी ऐसी तरह से नेचर के मजे लेते हुए उससे कह रही होती है कि भले ही ये जो जगह है वो पूरी तरीके से रिमोट है लेकिन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है और काफी ज्यादा फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पर मुझे। और इसकी एयर में से बिल्कुल ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जैसे कि अर्थ की अर्थ की फ्रेग्रेंस आती है वैसे। और मेरे लिए ये काफी ज्यादा आसान कर रही है कि मैं अपने आप को नेचर में घुल मिला सकूं। जब ये अपने आप को नेचर में मिलाने की सोच रही होती है तभी आसमान से लैंडस्लाइड उसकी तरफ गिरती है और काफी ज्यादा पत्थर उस पर गिरने लगते हैं, जिसको देखने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और पूरी की पूरी लैंडस्लाइड उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन किसी तरीके से ये अपने आप को बचा तो लेती है लेकिन ये पूरी तरीके से गंदी हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार इतनी ज्यादा शांति वाले फॉरेस्ट में आखिरकार जो पत्थर है वो कहाँ से गिरने में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से जो लैंडस्लाइड हुई थी वो किसी और कारण नहीं बल्कि हमारे एमसी के ही पंच के कारण हुई थी। तो सारे के सारे चीजों का जो भी घटना को कांड किया है जिस बंदे ने वो कोई और नहीं बल्कि मैं शीशान है। तभी इस लड़की को वहां पर सामने एक लेक दिखाई देता है, वही लेक जहां पर हमारा एमसी फ्यूचर में गया था, जिसको देखने के बाद इस लड़की काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है और सबसे पहले अपने आप को वॉश करने के लिए उस लेक की तरफ बढ़ पड़ती है। और तब कहानी आती है प्रेजेंट में, यहाँ पर लड़की अपने आप को नहाने में लगी और साफ करने में लगी थी तो उसके पीछे आकर हमारा एमसी उसके पास रुक जाता और जब वो किसी को इतनी स्पीड से आते हुए अपनी तरफ देखती है तो वो देखकर कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस लेक के अंदर एक जायंट मॉन्स्टर है जो कि मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है। तभी वहां पर एक बवंडर सा बन जाता है और उसी बवंडर के साथ दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और हमें पता वही सीन वहीं पहुंचता है जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जब ये लड़की हमारे एमसी को देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और उसको देखकर कहने लगती है कि इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉडी, लेकिन इसे होश नहीं होता कि भाई इसकी बॉडी पे भी कुछ नहीं है। और मन में सोचता है क्या लगता है कि शिट हम भाई किस सिचुएशन में फंस गए, ये क्या होने में लगा हुआ है। और जब इसे होश आता है कि ये भी कपड़े नहीं पहनी हुई है तो वहाँ पर चिल्लाने लगती है और तुरंत मैजिक से वहाँ पर अपने लिए एक कपड़े ड्रेस बना लेती है जिससे कि वो अपने आप को ढक सके। और अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकालने के बाद एमसी पर अटैक करते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम शेमलेस परवर्ट कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरीके से हरकत दिखाने की और मेरे पर इस तरीके से अटैक करने की। तभी शीशान उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट, प्लीज मुझे माफ कर दो, कुछ नहीं, गलतफहमी है। लेकिन ये लड़की मानती नहीं है और हमारे एमसी पर एक जोरदार अटैक कर देती है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को भी मारने के लिए काफी है और उसने तो पूरी पूरी लेक को दो हिस्सों में बांट दिया। इतना पावरफुल अटैक था लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज करने में कामयाब रहता। लेकिन इसकी पावर देखने के बाद वह भी काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड क्यों, अगर मुझे इसके द्वारा हर्ट किया गया होता तो शायद मैंने अभी तक अपनी स्किन को भी खो दिया होता। लेकिन वह लड़की मानने के लिए तैयार ही नहीं है और वो हमारे एमसी शीशान पर अटैक करे जा रही है और वो फुल फोर्स में हमारे एमसी पर एक और बार पावरफुल अटैक करती है। तो जिस पोजीशन में वो आती है उस पोजीशन को देखने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज देख लेता है जो कि यहाँ पर बैंड है हमारे लिए दिखाना और देखना। लेकिन वो किसी तरीके से हमारा एमसी इस लड़की के अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कह रहा हूँ कि ये बस एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट, और तो और तुम अगर इस तरीके से हरकतें करती रही और मुझे मारते नहीं तो सीधी सीधी सी बात है कि तुम और एक्सपोज करने में लगी हो अपने आप को मेरे सामने। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अभी भी बातें करने में लगी हुए हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो लड़की वापस से हमारे एमसी पर अटैक करती है तो हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए नीचे की तरफ डॉज कर देता है और उसके बाल बचता है भाई, उसके बाल कट जाते हैं उसके स्वॉर्ड से और काफी शौक भी वरना इसकी गर्दन अलग हो जाती है अगर बचता नहीं था। और वो है अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को मोटर बोट बनाकर वहां से फुल स्पीड में तैरते हुए स्विम करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है जाते जाते कि मैं इसको यहाँ पर इस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बढ़िया रहेगा मेरे लिए कि मैं इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। और जब इतनी स्पीड से हमारा एमसी वहां से जाता है तो वो लड़की उसे बस देखती रह जाती है और काफी तो सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि ये वाकई में मेरे आंखों के सामने से डिसअपीयर्ड हो गया अचानक से, कितना ज्यादा फास्ट फुटवर्क है इस बंदे की। जहां तक मुझे याद है मैंने क्लियरली अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को चारों तरफ फैला दिया था नहाने से पहले, लेकिन जब ये बंदा मेरे को अप्रोच किया था तो मैंने एक एनर्जी का दाना भी महसूस नहीं किया था। लेकिन ये बंदा अगर मुझे फ्यूचर में कभी दिखा तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाली, कभी मुझे मेरे सामने मत आ जाना वरना मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी वहीं ऑन द स्पॉट। दूसरी तरफ हमारा एमसी बेचारा बिना नहाए बिना वहां पर एंजॉय किए हुए उसे चुपकर वहां पर पत्थर के बगल में बैठना पड़ता है और वहां से बचकर निकलने के बाद चैन की सांस लेता है और कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था वरना में पक्का मारा जाता। और अगले सीन में हमारा एमसी शीशान उस यूलिन इमॉर्टल सेट के अंदर आ जाता है और इसको देखने के बाद कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है आउटर गेट के मुकाबले में। और यहाँ पर ये इस वक्त मास्क पहना हुआ है और यहाँ पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि अजीब तरीके की बातें कर रहे होते हैं जिसको उसके बारे में पता नहीं चल रहा होता।
होता है और कह रहे होते हैं डांजन क्वेस्ट के लिए हम ग्रुप बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई पिल बेच रहा है तो कभी स्वॉर्ड को बेच रहा है, कोई टेक्निक बेच रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। इसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वाकई में अजीब से लगने में लगा हुआ है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपनी किसी गेम की लॉबी में आ चुका हूँ। तभी पीछे से कोई आकर शीशान को बताने लगता है कि ये इनर गेट कॉरिडोर है और यहाँ पर कुछ रिसीवर्स अपने आइटम्स को ट्रेड करने में लगे हुए हैं। जिसको देखकर शीशान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है कि आखिरकार इसे ये सब कौन बता रहा है। और तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रही होती है कि तुम वहां पर एंट्री टेस्ट में मौजूद थे, जुआंग शीशान, जिसने उस स्पिरिट स्टोन को तोड़ा था, वो भी एक पंच के साथ। मैंने सही कहा ना, तुम वही हो। ये बात सुनने के बाद कतई शीशान शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो चुकी है कि आखिरकार मैं यहाँ पर मास्क पहना हुआ हूँ, तुमने मुझे फिर भी पहचान लिया, लेकिन कैसे। और तभी ये लड़की हमारे एमसी को शीशान को तुरंत गले लगाते हुए उससे कहने लगती है कि मास्टर, मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया है, मैंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है, भले ही आप धूल में क्यों ना बदल जाओ, मैं तब भी तुम्हें पहचानने में कामयाब रहूंगी। और वो उसके गले लग जाती है, वो भी काफी ज्यादा जोर से। हमें पता है कि कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ लोग देखकर समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे बताने की तो जरूरत है ही नहीं। तभी हमारा एमसी शीशान अपने मास्क को उतारता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों कहकर बुला रही हो। तभी ये लड़की उससे कहने लगती है कि मैं भी इस साल ही फ्रेशमैन स्टूडेंट हूँ जो कि जिसने इसी साल यहाँ पर एडमिशन लिया है और मेरा नाम यू यिंगिंग है। और आपने यहाँ पर उस स्पिरिट स्टोन को तोड़ दिया था, पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, जिससे कि हम मेरे जो टेस्ट है वहाँ पर रोक दिया गया स्पिरिचुअल टेस्टिंग वाला, और मैं यहाँ पर उसे पास करने में कामयाब रहा, कामयाब रही, और बिना किसी परेशानी के मैंने इनर सेक्ट में एंट्री ले ली। अगर मैंने उस एंट्रेंस टेस्ट को पास नहीं कर पाती तो शायद मुझे इस सेट से बाहर फेंक दिया जाता। ये बात सुनने के बाद शीशान उससे पूछने लगता है कि तुम्हें इस इनर सेक्टर में आए हुए कम से कम 1 महीना गुजर चुका है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार जो स्पिरिट पवेलियन का रास्ता है वह कहाँ से होकर गुजरता है। मैं उस जगह को ढूंढते ढूंढते आधा दिन निकल चुका है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तभी लड़की उससे कहने लगता है कि जी हाँ मास्टर, चलो चलते हैं, तुम मुझे फॉलो करो। और तभी नेक्स्ट सीन में उस पवेलियन पर पहुंच जाता है हमारा एमसी, और जब शीशान वहां पर पहुंचता है तो सभी के सभी लोग उसके बारे में बात करने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये वही बंदा है, ये वही बंदा है, क्या इसने वाकई में स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को सिर्फ और सिर्फ 1 पंच में तोड़ लिया था रियली। लेकिन इसको देखकर लगता तो नहीं है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी बंदा दिख रहा है। इसको देखकर एमसी काफी उदास हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, सभी के सभी लोग सिर्फ उसी मैटर के बारे में बात करने में लगे हुए हैं। मन में सोचते क्या लगता है कि मैं वाकई में इस तरीके के अपनी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को शांति भरे मौसम में, शांति भरे माहौल में ट्रेन करना चाहता हूँ और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आखिरकार ये इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। तभी ये लड़की हमारे एमसी शीशान को बताती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर जुआंग शीशान ने उस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को पूरी तरीके से 1 पंच में तबाह कर दिया था। ये पूरी तरीके से हिस्ट्री में एक पूरा तरीके से इतिहास बन चुका है भाई, सबको पता है इस बारे में। जहाँ तक कि हमारे जो इंटरनल नेटवर्क है वो आधे मंथ पहले हॉट टॉपिक था ये चीज, इसलिए इसके बारे में सबको पता हुआ है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में ये जो दुनिया है, कल्टीवेशन वर्ल्ड है, उसके अंदर इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद भी है। तभी यहाँ पर हमारे एमसी शीशान का एंट्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और जो एल्डर होती है या फिर जो भी काम करने वाली है उसका पता नहीं मुझे, उससे कहने लगती है कि तुम अपने इस जेट टोकन को ले सकते हो। तभी ये लड़की हमारे शीशान को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ये तुम्हारा जो जेट टोकन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन को ही नहीं बताता है, बल्कि में इंटरनल नेटवर्क की कई सारी इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। जिसको देखने के बाद शीशान काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि फाइनली अब जबकि ये चीज मेरे हाथों में आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान सकता हूँ कि मैं ऑफिशियली इस इनर गेट के इस सेक्ट के इनर गेट में एंट्री ले चुका हूँ और अब मेरे पास भी क्वालिफिकेशन है पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोफाउंड स्काई ग्राइंड कंपटीशन में। तो ये बात सुनने के बाद लड़की उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मास्टर का जो गोल है, जो सपना है, वो प्रोफाउंड स्काई ग्रांड कंपटीशन है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट्स पार्टिसिपेट करने के लिए मिल सकते हैं और वे दोनों के दोनों एक तो में से एक क्वालिफायर्स के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसके लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी कतई शॉक हो जाता है। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो टॉप 10 के रैंक में पहुंच जाएंगे और उनके पास जितने क्रेडिट मौजूद होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को एलिजिबल है कंपीट करने के लिए। 2 स्लॉट्स है ना उसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसे सीनियर स्टूडेंट डिसिपल्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि कई सारे डिकेड से यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। इसे देखने के बाद हमारा एमसी शीशान उससे पूछने लगता है सुनने के बाद और पूछने लगता है, कहता है कि आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि अगर ऐसी बात है तो मेरे जो क्रेडिट स्कोर उसके बारे में। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि जी हाँ तुम मुझे फॉलो करो। और तभी वे लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक अजीब तरीके की स्टैच्यू बना हुआ है। उसको देखकर वो लड़की कहने लगती है कि तुम अपने यहाँ का आइडेंटिटी जेट टोकन को स्कैन कर सकते हो और फिर उसके बाद तुम्हारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे यहाँ पर शो हो जाएगी। और जैसे ही वो उसे स्कैन करता है तो वहां पर एक विंडो पॉपअप हो जाती है जैसे कि किसी गेम में पॉपअप होती है और हमारे एमसी अपनी रैंकिंग को चेक करने लगता है और बहुत ज्यादा रैंकिंग को चेक करने के बाद हमारे एमसी की जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो 0 होते हैं
जिसे देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि शिट, जीरो जीरो क्रेडिट, मैं तो इस लिस्ट में सबसे नीचे हूँ। तभी ये लड़की हमारे एमसी को समझाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्रेडिट्स को कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। तुम्हें बस अकेडमी के कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद या फिर तुम्हें उनके द्वारा जो मिशन दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद, ऐसे ही कई सारी मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर तुम काफी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स को कमा सकते हो। आफ्टर ऑल आप यहाँ पर एक मंथ तक पूरी तरीके से कन्फाइंड थे, तो आपको सेट के किसी की चीज के बारे में पता नहीं था और इसलिए जो नॉर्मल सी बात है कि आप सबसे ज्यादा पीछे हो क्रेडिट पॉइंट्स में। और तभी वो हमारे एमसी के सर पर पैट करते हुए उससे कहने लगते हैं कि लेकिन आपको इतना डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ को मैं देखकर मैं बता सकती हूँ, तुम हम सभी को एक बहुत ही जल्दी सरप्राइज कर दोगे और काफी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स को भी इकट्ठा करने में कामयाब रहोगे। जिसको देखने के बाद वो उसे पूछ लगता है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मुझे क्रेडिट पॉइंट्स कमाने हैं तो मुझे सभी के लोगों के सामने आना होगा क्रेडिट्स कमाने के लिए, और जब मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा तो सबकी नजरों में आ जाऊंगा। भाई एक वांटेड क्रिमिनल है, दूसरों की नजर में आ गया तो पकड़ा जाएगा। और चिल्लाते हुए मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे सीधी सीधी बात है कि मैं अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज कर दूंगा, मैं तो बस शांति से कल्टिवेट करना चाहता था। और जब इतनी बात चली रही होती है तभी वहां पर एक बंदा हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए वहां पर हॉल में आते हुए कहने लगता है कि जुआंग शीशान, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी कहाँ पर है, तेरी हिम्मत हुई तो मुझसे आकर फाइट कर, मैं तुझे यहाँ पर एक मंथ से सर्च करने में लगा हुआ हूँ और आज मैंने फाइनली तुझे यहाँ पर पकड़ लिया है। और ये जगह पूरे सन्नाटे से भर जाती है यहाँ पर आने के बाद इस बंदे के। और शीशान उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि अरे नहीं, आखिरकार इस बंदे ने हमें यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया। मास्टर, मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये बंदा काफी समय से आप पर गरेज रखता है, आप पर गुस्सा है और आपसे बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। ये बात सुनने के बाद शीशान काफी शौक होता है और उससे कहने लगता है लेकिन मैंने इसका तो कुछ भी ना बिगाड़ा, मैं तो इस बंदे को जानता तक नहीं हूँ, तो हमारे बीच में किस तरीके की दुश्मनी है भाई, ये किस तरीके की दुश्मनी के बदला लेना चाहता है, मैं तो इस बंदे को कभी देखा भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि ये सारी की सारी घटना चालू हुई थी उस एंट्रेंस में स्पिरिचुअल टेस्ट के बीच में। एक्चुअली में देखा जाए तो वो बस एक इनिशियल असेसमेंट था और उसको करने से तुम्हारे जो क्रेडिट्स हैं सिर्फ उसे डिटरमाइन नहीं किया जाता, बल्कि में वो तुम्हारे क्लास के क्राइटेरिया को भी डिफाइन करेगा, जिससे कि तुम्हें कौन सी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी 2 मंथ के बाद, और जिससे कि तुम्हारे जो फ्यूचर कल्टीवेशन के जितने भी रिसोर्सेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे। लेकिन यहाँ पर जब ये सब करने के लिए आया था तभी आपने जाकर वहाँ के जितने भी स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन था वो पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया और तबाह कर दिया, वो भी एक पंच में, जिससे कि उस टेस्ट के जितने भी रिजल्ट थे वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गए। और इस कारण इस बंदे को काफी तो गुस्सा आने लगा और जिस आप पर बदला लेना चाहता है इस बात का। और तभी ये दूसरा वाला बंदा उस पर चिल्लाते हुए उससे हमारे एमसी पे चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने ट्रिक का इस्तेमाल किया है उस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन को तोड़ने के लिए। आज मैं तुम्हारे इस पावर को एक्सपोज करने वाला हूँ, तुम्हारे ये तुच्छ से काम को। क्या तुम्हें वाकई में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे डोल में आकर फाइट कर सको। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे जो क्रेडिट्स हैं इन्हें मैं कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए चेंज कर सकता था, लेकिन इस बच्चे के कारण, इस कमीने के कारण मुझे सारे के सारे रिसोर्सेज को खोना पड़ा, जिससे कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आने में लगी हुई है। तभी ये लड़की हमारे एमसी शीशान को उससे ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मना करने लगती है और फिर बताने लगती है क्या तुमने अभी अभी उस रैंकिंग को देखा, उस लिस्ट को देखा, यहाँ पर क्रेडिट के लिस्ट रैंकिंग के बारे में बताया गया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 इंडिविजुअल्स है सिग्निफिकेंटली जो कि सभी की रैंकिंग में सबसे ज्यादा ऊपर लेवल पर है, और उन 3 लोगों में से ये 3 में एक आधा है। ये अकेला एक इस साल का इंडिविजुअल स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, जो कि ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है और इस न्यू स्टूडेंट की लिस्ट में 3rd रैंक पर रैंक करता है, जिसका नाम मॉन्ट फैरो है। लेकिन बंदा ये हार नहीं मानता और हमारे एमसी शीशान पर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अगर तेरे एक बाप की औलाद है ना तो आकर मुझसे जाकर फाइट कर, मेरे एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि मास्टर आप इसके चैलेंज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, ये इनर सेट के रूल है, ये साफ साफ कहा गया है कि जो डुअल्स हैं वो बिना दूसरे बंदे की परमिशन के एग्रीमेंट के चालू नहीं किए जा सकते। अब जबकि जो एल्डर है यहाँ पर लिंगजी हॉल की, वो जब तक यहाँ पर मौजूद है ये बंदा आप पर अटैक नहीं कर सकता, ना ही आपको चोट पहुंचा सकता है। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हूँ क्रेडिट पॉइंट्स को कमाने के लिए और मेरे पास इतना बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ छोटे मोटे गेम खेलूं। ये बात सुनने के बाद वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने में लगा हुआ हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं इस फ्रेशमैन की रैंकिंग लिस्ट में 3 नंबर पर आता हूँ और तुम्हें वाकई में जो कोई गेम लग रहा है। और अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पास जो 500 क्रेडिट पॉइंट्स पड़े हुए हैं मैं इन्हें बैट पर लगाना चाहूंगा, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे फाइट कर देख। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी कान कहीं खड़े हो जाते हैं और कहने लगता है कि तुमने अभी भी कितने कहा। और इसी के साथ साथ हमारा जो सिस्टम कमीना वाला सिस्टम है वो हमारे एमसी के सामने आकर ट्रिगर होकर आ जाता है और उसे एक नया मिशन दे देता है और कहने लगता है कि क्या तुम इस मॉन्ट फेरोज के जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना
चाहोगे, इसके बदले में तुम्हें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वेट प्लेट्स मिलेंगी। जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस बार का जो मिशन का जो रिवॉर्ड है वो कम से कम सरप्राइजिंगली 300 ट्रेनिंग पॉइंट्स के बराबर है, यानी कि 300 ट्रेनिंग पॉइंट्स के बराबर है। भाई ये तो कतई भाई मजा आ गया भाई, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। यहाँ पर मुझे क्रेडिट पॉइंट्स भी फ्री मिल रहे हैं और मिशन करने पर इसका रिवॉर्ड भी मुझे फ्री मिल रहे हैं, डबल डबल रिवॉर्ड मिल रहे हैं। लेकिन तभी वो अपने मन को शांत करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, जितना ज्यादा अटेंशन को मैं अपने ऊपर अडल्ट करूंगा उतना ही ज्यादा मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे जल्द से जल्द अपने आप को हर्मिट बनाना होगा जो कि चुपकर काम करता है सिर्फ और सिर्फ। मुझे इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एंड्योर करना होगा, सहन करना होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता। वैसा ही हमारे एमसी शीशान के साथ हो जाता है और अगले ही पल हमें इनकी डुअल स्टेज पर दिखाया जाता है इनको, और अपने आप से शीशान कहने लगता है कि अंत में आकर मैं इस टेम्पटेशन को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। पीछे से शीशान की जो चेली है वो पीछे से चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है, अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर आ चुके हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जैसे बंदे से बिल्कुल भी नहीं हारोगे मास्टर। जिसको देखकर शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मुझे इस बंदे से निपटना है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे लिए सिंपल और स्लो मूवमेंट का भी इस्तेमाल करूंगा, वही काफी होगा इसे हराने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे अपने दिमाग में एक बात का ख्याल रखना होगा कि मैं यहाँ पर अपने ऊपर और द अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता और ना ही मुझे इस फाइटिंग के दौरान और द पावर का इस्तेमाल करना है। तभी ये बंदा हमारे एमसी से फाइट करने के लिए एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि फाइनली ये दिन आ चुका है। अब जबकि तुमने हमारी इस ड्यूल को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ इसके इक्विवेलेंट है जैसे कि हम लोग लाइफ एंड डेथ चैलेंज करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें इस स्टेज पर यहाँ पर मार भी दूं तो कोई भी यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आने वाला और ना ही कोई एल्डर हमें रोकने वाला। और तभी ये बंदा अपना पावरफुल स्पीयर निकालता है हमारे एमसी को मारने के लिए, जिसको देखने के बाद ये लड़की काफी शॉक होती है और उससे कहने लगती है, क्या लोअर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है? आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये एक रिमोट प्लेस है और खासकर फ्रेशमैन और कुछ नहीं। आखिरकार इस जैसे बंदे के पास इस तरीके के ग्रेड का वेपन कैसे पसेस कर सकता है? मास्टर आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा इस बंदे से। और तभी ये बंदा हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है अपने स्पेयर से और क्या लगता है कि तुझे यार मरना होगा मेरे हाथों से। लेकिन जैसे ही वो स्पेयर हमारे एमसी के नजदीक जाता तो हमारा एमसी उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगता है उसके स्पेयर का। और जब इस तरीके से एक्टिंग करने लगता है तो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी जो सर्वेंट है ना, वो भी सर्वेंट नहीं इसकी चेली कह सकते हो, और वो बिना किसी परेशानी के इतने पावरफुल लेजेंडरी ग्रेड के पसेसर भाई एक तरीके से मानो इनके हिसाब से तो भाई स्पेयर को ऐसे ही मोड़ देता है, भाई ऐसे ही मोड़ देता है। और ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि ये सभी के सभी लोग कभी शॉक हो जाते हैं और उनका मुंह फटा रह जाता है इस बंदे का, भाई बेचारे का स्पेयर टूट गया। ये देखने के बाद जैसे हमारे एमसी को होश आता है तो वो अपने आप को शांत करता है और चिल्लाते हुए अपने आप से कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ हूँ। इसका मतलब ये मैंने अभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर कोई भी ओवरडू मूवमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ और ही कांड कर दिए। लेकिन रिफ्लेक्सिवली मेरी बॉडी अपने आप ही इस आइटम को देखने के बाद एक्सेस करना चालू कर दिया स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, और वो बंदा अपने घुटनों का बल जाकर गिर जाता है क्योंकि उसके स्पेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि शिट, मेरी फैमिली का ये हेयरलूम वेपन वो एक्चुअली में इस बंदे के हाथों की तरह इस तरीके से बैन कर लिया गया और उसको तबाह कर दिया गया। शीशान, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से। ये बात सुनने के बाद एमसी भी कतई शॉक हो जाता है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो बंदा हमारे एमसी शीशान पर जैसे अटैक करने के लिए आता है तो हमारा एमसी वापस से एक्सरसाइज मोड में आ जाता है और उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब रहता है और एक्सरसाइज करते करते उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज करता है, वो भी बिना किसी परेशानी। और वो आते स्टेज के एंड पर पहुंच जाता है सामने वाला बंदा और वो अपनी बॉडी के बैलेंस को सही नहीं कर पाता तो हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, लेकिन तुम्हारी जो लोअर बॉडी है वो अनस्टेबल है और वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को ढंग से ट्रेन नहीं किया है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को, और निग्लेक्ट किया है, इसलिए तुम्हारी जो बॉडी है उसको तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे लोअर बॉडी को। ये बात सुनने के बाद बंदे को गुस्सा आ जाता है तो वो मंत्र फूकना चालू करता है और स्पिरिचुअल स्टेज फायर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि इसके मुंह में फायर जनरेट होना चालू हो जाती है और जैसे ही वो ब्लेजिंग फायर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता तभी हमारा एमसी पीछे से आकर इसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारते हुए उसको कहने लगता है कि तुम्हें भाई अपनी स्पेल को कास्ट करने में काफी ज्यादा स्लो हो, इतनी देर में तो कोई भी तुम्हें आकर मार देगा। और भाई किस जगह पे लात मारी है, लगता है कि ये महीने भर तक बैठ नहीं पाएगा और एक ही एक में वो जो बंदा होता है वो सीधे जाकर एक पहाड़ पे जाकर टकरा जाता है और उसकी बेड़ बच जाती है, जिसको देखने के बाद उसकी चेली भी शॉक हो जाते हैं, उसका मुंह फटा रह जाता है और बाकी के स्टूडेंट भी। और फिर क्या है, फिर तो भाई इस इंटरनेट नेटवर्क में सबके बारे में इसकी खबर फैल जाती है, जिसको देखने के बाद एमसी कहीं शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, मैं वापस से ट्रेनिंग में पहुंच चुका हूँ लेकिन क्यों ये सब काम करने नहीं वाला। मुझे लगता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही फ्लैशी होने में लगा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा चुपके और कमजोर तरीके से एक्ट करना होगा। चलो सबसे पहले तो अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लेते हैं और कई सारे क्रेडिट पॉइंट्स को प्रॉपर्ली एक्यूमुलेट करते हैं। और तो इसी तरीके से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर क्लासेस होने वाली होती हैं और एक टीचर आती है, वही टीचर है भाई जिसको हमारे एमसी ने बिना कपड़ों के नहाते हुए देख लिया था, और वो कभी को इंट्रोड्यूस कराती है और उससे क्या लगता है कि आज से मैं तुम्हें रेस्पॉन्सिबल रहेगी मेरी तुम्हें गाइड करने के लिए, कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसको गाइड करने के लिए। जितने भी फ्रेशमैन
जितने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी स्टडीज को मैं गाइड करूंगी आज से। और बात करें मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैं फ्रेशमैन मेंटर हूँ। मेरा नाम लैंग कुंगजुआन है और ये काफी ज्यादा सीरियस दिख रही होती है और जब हमारा एमसी देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अजीब तरीके का बेकार सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है कि शिट, लग गई भाई, मेरी तो वाट लग गई, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा भाई। और जैसे ये लड़की अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रही होती तो हमारा एमसी मन में सोचते हो उसे दिख दिख कर कहने में लगा होता है कि शिट, वाकई में दुनिया वाकई में बहुत ज्यादा छोटी है, मुझे इसी से मिलना था क्या। मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं इस क्लास को छोड़कर यहाँ तक चला जाऊँ, वरना मेरे को जो अननेसेसरी ट्रेवल है वो परेशानी है वो मेरे पास सर वैसे ही पड़ जाएगी। मैं निकल लेता हूँ पहली फुर्सत में और वो निकलने लगता है चुपके। लेकिन जब हमारा एमसी वहां से चुपके से जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की हमारे एमसी को वहां से जाती हुई नोटिस कर लेती है और देख लेती है, जिसको देखने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये बच्चा यानी कि ये जो भी है, जो क्लास में जो स्टूडेंट है, वो अभी से मेरी क्लास को स्किप करने के बारे में सोचने में लगा हुआ है। ये बंदा तो मुझे भी बिल्कुल फेस देने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि मेरी इज्जत करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे बात इसके ईगो पर आ जाती है। और तभी वो हमारे एमसी को रोकती है और उससे कहने लगती है कि हे तुम वहां पर ब्लू हेयर वाले स्टूडेंट, तुम इतनी जल्दी मेरी क्लास को छोड़कर जाने में लगी हुई हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे पास कोई अर्जेंट रीजन होगा और तुम मुझे बता सको इसके बारे में। मैंने सही कहा ना। जैसे ही हमारा एमसी सुनता है कि वो मुझे बुला रही है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज से भर जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि शिट शिट, इस लड़की ने तो मुझे पहचान लिया, ये तो गड़बड़ हो गई। तभी उनमें से पीछे से एक लड़का आकर हमारे एमसी शीशांत से उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारी जो टीचर लैंग की फर्स्ट क्लास है और तुम यहाँ पर ऑलरेडी इस क्लास को छोड़कर जाने में लगी हुई हो, ये सीधे सीधे डिसरेस्पेक्टफुल है, तुम उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। और वो हमारे एमसी के कंधे को पकड़कर उसकी तरफ मोड़ देता है, जिससे कि हमारे एमसी का चेहरा उसके सामने आ जाता है और हमारा एमसी शीशान भी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, अब तो इसे पता चल गया। और जैसे ही जिस टीचर लैंग यानी कि ये लड़की हमारे एमसी के चेहरे को देखती है तो वो तुरंत उसे पहचान जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो वही ठगी बंदा है जो कि मुझे नहाते हुए कुछ दिनों पहले उस लेक के पास देखने में लगा हुआ था। मैं यहाँ पर इस बंदे को जगह जगह ढूंढती हुई निकली, लेकिन ये बंदा तो मेरे स्टूडेंट ही निकला और मुझे ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़े इसे ढूंढने के लिए। और अब मुझे समझ में आया कि ये बंदा एक न्यू स्टूडेंट है यूलिन इमॉर्टल सेट का। अब जबकि ये बंदा मेरे हाथों में लग चुका है तो मुझे कोई एक ऐसा मौका ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर सकूं। और तभी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए हमारे एमसी शीशान से बात करते हुए कहने लगती है कि आखिरकार जो भी उस लेक के सेंटर में उस दिन हुआ था, क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया है। इस तरीके से देखते हुए एमसी कहीं शॉक हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, कौन है कौन है कौन है यहाँ पर बात करने में लगा हुआ है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये वॉइस ट्रांसमिशन है, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम बस अपने माइंड में सोचो और वो आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। और तभी हमारा एमसी शीशान उससे कहने लगता है कि तुम हो वो, और उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मैंने कसम खाकर कहता हूँ, मैं एब्सोल्युटली कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे बारे में मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है, वो बस एक एक्सीडेंट था, कसम से कह रहा हूँ मैं। ये बात सुनने के बाद ये टीचर लैंग मुस्कुराती है और मन ही मन में मुस्कुराती है, मन में सोचते हुए कहने लगती है, अब मैं तुम्हारी डेथ को इतना ज्यादा पेनफुल बना दूंगी कि तुम मरने के बाद भी बोलोगे कि मुझे फिर से मार दो, लेकिन मैं सेट के अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो क्या हुआ अभी, लेकिन तुम्हें थोड़ा मजा तो सिखा ही सकती हूँ ना। और अनाउंस कर देती है पूरी की पूरी क्लास में, मैं आज की क्लास में, हमारी जो फर्स्ट क्लास है इसमें मैं जहाँ पर जितने भी फ्रेशमैन न्यू स्टूडेंट मौजूद है, सभी के सभी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट है, उनकी एबिलिटी को टेस्ट करने वाली हूँ कि वो कितने ज्यादा प्रेशर को विथस्टैंड यानी कि सहन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की सभी कल्टीवेटर्स को इसके बारे में पता होगा। कल्टीवेटर्स के लिए तो डेस्परेटली कल्टीवेशन लेवल होती है उन दो अपोनेंट्स के बीच में, और जो पावरफुल अपोनेंट होता है उसे तो अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने वीक अपोनेंट पर। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर को क्रिएट करते हो, उससे इमेंस प्रेशर बना देते हो बहुत ज्यादा, और वीकर साइड को अपने आप पर सबमिट करने के लिए मजबूत कर देते हो, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें इस तरीके के कोर्स लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है और सीखने की जरूरत है। और इस वक्त इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मुझे एक ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है जो कि वॉलंटियर करे। क्या कोई इंटरेस्टेड है इसमें? तभी कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक बंदा उसको देखते हुए मुस्कुराता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर एक ऐसा मौका मिल चुका है जिससे कि मैं टीचर लैंग के नजदीक जा सकूं। अब मैं जियांग फैमिली का एक जीनियस बेटा हूँ, तो मैंने इस सेक्ट को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही ज्वाइन किया है। और तभी इसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि इसका नाम जियांग मू यांग है, अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज, रैंक सेकंड है न्यू स्टूडेंट रैंकिंग लिस्ट में। और तभी ये बंदा अपना हाथ उठाकर टीचर से कहने लगता है कि मैं वॉलंटियर करने वाला हूँ अपने आप को। लेकिन इस वक्त ये इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो ध्यान से भी देखती कि आगे कौन आ रहा है उसके, और एक जोड़ के कनपट्टी में दे चमाट भाई और दूर फेंक देती है उस बंदे को, और भाई पूरी बेइज्जती हो जाती है उस बंदे की सभी के सामने। और इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सीधे जाकर शीशान के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम अपने आप को वॉलंटियर करना चाहोगे, इसमें इंटरेस्ट है तुम्हारा? और अगर तुम वॉलंटियर करते हो तो यहाँ पर कुछ स्पेशल रिवॉर्ड भी है, तुम्हें पता है इसके बारे में? और जिस तरीके से वो पोजीशन देने लगती है साफ साफ पता चल रहा है कि ये
कुछ ना फंसाने की कोशिश कर रही है हमारे एमसी को। इसको देखकर शीशा समझ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डेफिनेटली इस अपीयरेंस के पीछे कुछ ना कुछ छुपाने में लगी हुई है। मैं वाकई में अट्रैक्ट नहीं करना चाहता अटेंशन को फिर से, लेकिन जैसे ही हमारा एमसी किसी चीज के लिए मना करता है तो बढ़िया भड़वा सिस्टम ना आया तो हो सकता है कि लो भाई आ गया हमारा भड़वा सिस्टम फिर से, और उसे टास्क दे देता है, क्या तुम लैंग क्विंग जुआन की प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहोगे? रिवॉर्ड के तौर पर रैंडम एनहेंसमेंट आइटम का जो तुम्हें ऑप्शन वो मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कह पाता और रिवॉर्ड को देखकर उसको मन में लालच आ जाता है और वो उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझ पर थोड़ी दया दिखाइएगा टीचर। और भाई टीचर की डेवल वाली स्माइल दिखाई दे आती है हमें यहाँ पर, और मन में सोचते हुए जो टीचर कहने लगती है कि ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है उनमें से ज्यादा क्यू फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेशन है उनकी। अब मैं इस बंदे की एबिलिटीज को ट्राई करने वाली हूँ, वो भी अपनी क्यू फाउंडेशन स्टेज स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए। और तभी वो अपनी जैसे ही रिलीज करती है स्पिरिचुअल पावर को तो आसपास का एरिया अचानक से बहुत ज्यादा ग्रेविटी बढ़ जाती है उसकी, और एकदम से इतनी ज्यादा ग्रेविटी हमारे एमसी शीशान पर पड़ती है तो सभी के सभी लोग उसको देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। और वो वही बंदा यंग फैमिली का यंग मास्टर, और वो उसको देखकर काफी शॉक होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इतना पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा, जहाँ तक कि आसपास के इतने भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं लोअर लेवल के, उन्हें यहाँ पर सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन बात करें इस जुआंग शीशान के बारे में, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने में लगा हुआ, इसे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। तभी हमारा एमसी बीच में बोलता है और उससे कहने लगता है क्या क्या ये जो टेस्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है के? और भाई सीधे बात इसको ईगो पर आ जाती है इस लड़की की, तो वो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये बच्चा कितना ज्यादा एरोगेंट है, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे एम्ब्रेस करना चाहते हो, शर्मिंदा करना चाहते हो, अभी बताते हैं रुक तेरी तो। और वो अपने प्रेशर को और भी तो बढ़ा देती है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने गोल्डन कोर स्टेज के प्रेशर को तुम दिल झेल कर बताओ, तब देखती हो। और तभी हमारे एमसी के ऊपर वो प्रेशर बढ़ने लगता है और तभी उसे महसूस होने लगता है ये प्रेशर, और टीचर लैंग से कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर कुछ महसूस होने में लगा हुआ है। जिसको देखते हुए टीचर लैंग मन में सोचते हुए कहने लगती है इस बंदे के चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसे कोई परेशानी भी हो रही है, ये काफी तो कॉन्फिडेंट है और अनशेकन है, इसे तो मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, ये बंदा मेरे क्लच से मेरे हाथों से निकलकर बचने में कामयाब रहा था उस लेक में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ होगी ना, तभी तो बचने में कामयाब रहा। और अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने प्रेशर को मैक्सिमम पर सेट करने दो। और तभी में बताया जाता है इस लैंग एग्जाम के रियलमी के बारे में, ये ऑलरेडी नेशन सोल स्टेज पर पहुंच चुकी है और जैसे ही वो नेशन सोल स्टेज की पावर प्रेशर को हमारे एमसी पर रिलीज करती है तो हमारा एमसी उसे नोटिस करने में कामयाब रहता है और एक पावरफुल धमाके के साथ प्रेशर जैसे जमीन पर गिरता है तो पूरी की पूरी स्टेज वहां पर तबाह हो जाती है और एक जोर का धमाका दिखाया जाता है उसी के साथ, जिसको देखने के बाद आसपास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और उस प्रेशर को वो उसके आसपास भी नहीं खड़े हो पाते और सीधे जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वो यंग मास्टर वापस से खड़ा होता है तो देखने के बाद काफी शॉक होती है, उससे कहने लगता है कि ये टीचर लैंग इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने में लगी है, यहाँ तक कि इसके आसपास के सराउंडिंग का एरिया है उस एरिया में भी मेरे लिए खड़े होना बिल्कुल नामुमकिन लिए बराबर हो रहा है। लेकिन बात करें इस शीशान के बारे में, लेकिन ये बंदा बिना किसी परेशानी के इस प्रेशर को झेल कैसे रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहाड़ हमारे एमसी के ऊपर गिर चुका हो, जिसको देखने के बाद टीचर लैंग काफी सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है क्या वाकई में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर दी वो भी फुल फोर्स के साथ, लेकिन ये बंदा अभी भी मेरे अटैक को झेलने में कामयाब रहा। तभी हमारे एमसी के पसीने छूट जाते हैं और अपने आप को अब उस तरफ देखते हुए संभालते हुए कहने लगता है कि ये वेट मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। और भाई इसे डंबल मिल चुका, मतलब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक बढ़िया सा आइटम मिल चुका है, तो इस मौके को वो कैसे गवाएगा भाई। और वो वापस से अपने दोनों हाथों पर उस प्रेशर को खड़ा कर लेता है और वहीं पर सिटअप्स वाली पोजीशन कहने लगता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये देखने के बाद ये टीचर कति शॉक हो जाती है और गुस्सा करते हुए मन में सोचते हुए उससे कहने लगती है कि ये बच्चा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे जान मुझे परेशान कर रहा है ना, हाँ सही कहा है ना। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं सीक्रेटली यहाँ पर अपनी कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक को अप्लाई करने वाली हूँ, अगर तुम इसे झेल सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ वो उसे तो तुम जरूर झेल पाओगे और मरोगे नहीं। और चुपके से पीछे से अपनी 2 उंगलियों से सारी की सारी अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने के बाद स्पिरिचुअल टेक्निक ऑफ विंड को इस्तेमाल कर देती है, जिससे कि एक बवंडर बनता है और बवंडर एयर का बवंडर बनता है और वो सीधे जाकर हमारे एमसी के उस ऊपर गिरने लगता है सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में, जिससे कि उसका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा एमसी से नोटिस करता है तो वो अपने घुटनों के बाहर आ जाता है उतना ज्यादा प्रेशर झेलने के बाद, जिसको देखकर शीशान मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो प्रेशर है वो अचानक से इतना ज्यादा कैसे भर गया। और ये टीचर लैंग भी मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैंने इसके पावर को ऑलरेडी बढ़ा दिया है लेकिन ये बंदा अभी भी मेरे पावर को झेलने में कामयाब रहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी विंड की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और वो उस बवंडर लेवल के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे कि हमारे एमसी पर उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो उसकी नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और शीशान को वहां पर खड़े होने में परेशानी भी होने लगती है। लेकिन वह बंदा हार नहीं मानता और वापस से फुल जोश में खड़ा हो जाता है और इस तरीके से जब वो खड़ा होते हुए सभी लोग देखते
तो वे कतई शॉक हो जाते हैं, खासकर वो टीचर लैंग, और वो इसको देखकर उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगती है क्या वाकई में अभी भी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ बची हुई है कि ये इस तरीके की सिचुएशन में भी खड़ा होने में कामयाब रहा। तभी हमारा एमसी अपनी बारबल स्क्वाड चालू कर और वहां पर पूरे के पूरे बारबल को खड़ा कर लेता है एक तरीके से। वो देख पता ही होगा कि ये क्या कर रहा है सिचुएशन, और वो अपने दोनों हाथों पर इतने ज्यादा पावरफुल विंड प्रेशर को भी संभालने में कामयाब रहता है। लेकिन जब वो सारे के सारे प्रेशर को हमारा एमसी जाने के शीशान पीछे की तरफ वापस से ढकेलता है तो उसका जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टीचर लैंग पर आकर गिरने लगते हैं, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सिर्फ मेरा जो स्पेल है वो रिबाउंड हो चुका है मेरे ही खिलाफ। और सारे के सारे जो स्पेशल पावर होती है वो शीशान यानी कि टीचर लैंग के ऊपर जाकर गिरने लगती है, जो कि शीशान के द्वारा छोड़ी गई होती है। और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और प्रेशर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसको ये टीचर बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती और सीधे जाकर स्टेज से बाहर जमीन पर गिरती है और जमीन पर बाहर गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। और उसको देखकर कहने लगती है कि जो प्रेशर रेजिस्टेंट टेस्ट है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहीं पर खत्म होती है। इस तरीके से हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर शीशान आराम से बैठकर चिल मार रहा होता है, मोबाइल चलाने में लगा हुआ है और कह रहा होता है अपने आप से फाइनली जो मेरी परफॉर्मेंस है क्लास में उससे ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं हुई है। लेकिन तभी कुछ नोटिस करता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि भला ही शीशान तुमने यहाँ पर प्रेशर को रेजिस्ट करने में कामयाब रहा था, लेकिन तुम अपने आप पर इतना ज्यादा प्राउड मत महसूस करना। और ये कहने वाला कोई और बंदा नहीं बल्कि वही जियांग होता है जो कि टीचर लैंग के पीछे पड़ा हुआ है। और वो हमारे एमसी को मैसेज करते हुए क्या लगता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचता कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उससे जो टीचर लैंग की जो अटेंशन है वो तुम्हारे ऊपर चली जाएगी, तो मेरे मुकाबले में बहुत पीछे हो। इसको देखते हुए शीशान उसको कहने लगता है कि आखिर का ये बेवकूफ एक नंबर का पागल बंदा है कौन। तभी यहाँ पर एक नोटिस आता है द इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में और बताया जाता है कि जो न्यू इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। और इसके बारे में बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट को हमारे इस यूलियन सेक्ट में हर 3 साल में किया जाता है और खासकर इस टूर्नामेंट को किया जाता है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। उनके एनरोलमेंट के 1 महीने बाद इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया जाएगा और जो भी यहाँ पर साइन अप कर लेता है उसको 1000 क्रेडिट टॉप क्वालिटी कल्टीवेशन रिसोर्सेज एंड गाइडेंस मिलेगी काफी रेनोवेट टीचर्स के द्वारा। ये देखने के बाद हमारे एमसी के मुंह में लालच आ जाता है, भाई इतने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स शौक के मारे खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वो अपने आप से कहने लगता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो क्या मैं वाकई में अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन खींच पाऊंगा। मुझे ऐसा करना नहीं है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात तो ये है कि मेरी जो स्पिरिचुअल रूट है ना वो तो है ही नहीं मेरे पास और मैं स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपनी इस स्वॉर्ड को भी ना कंट्रोल कर सकता, तो पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो शायद जो मेरी जो वीकनेसेस है उसे मैं एक्सपोज कर दूंगा, जिससे कि मैं अपने आप को ही हार्म पहुंचाऊंगा। और वो शांति से जाकर मुझ पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरे लिए यही बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर वर्कआउट करूँ और कई सारे क्रेडिट पॉइंट्स को जल्दी से कमा लो। और जब ये इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी हमारा वो भड़वा सिस्टम वापस से आकर हमारे एमसी के सर पर जोर से लगता है, जिससे कि उसको चोट लग जाती है और शीशान चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से स्ट्रेंज तरीके से आने की जरूरत नहीं है। और तभी इसे होश आता है, शिट ये सिस्टम यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये मुझे फिर से टास्क देने वाला है। तभी सिस्टम उसे टास्क देता है और इससे कहने लगता है कि ये कंपलसरी टास्क है, तुम्हें इस इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और फर्स्ट प्लेस भी हासिल करनी होगी। तभी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जो गोल्डन कोर स्टेज के लोग होते हैं वो अपनी क्यू या फिर एनर्जी का इस्तेमाल कर लाइट स्पीड फ्लाइट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोरिंग तो मतलब आसमान में उड़ सकते हैं गोल्डन कोर वाले। और जो गोल्डन कोर से नीचे के लेवल के होते हैं वो अपनी एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल करके या एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल कर आसमान में उड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और जो अगर कुछ लोगों को स्टेजेस के बारे में बता दूं फिर से, तो यह है रिफाइनमेंट स्टेज, क्यू रिफाइनमेंट स्टेज, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, गोल्डन कोर स्टेज एंड सो ऑन गाइस, अगर आप भूल गए हो तो। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कॉमनली टूल्स होते हैं यूज करने के लिए फ्लाइंग के लिए, तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट है वो होने वाला है और जहां पर ये रेफरी वापस से आ चुकी है, जो कि हमन को सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में दिखाई देती है। और वो सबसे अनाउंस करते हुए क्या लगती है कि जो द इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट है वो फाइनली यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। और उन्हीं सभी पार्टिसिपेंट में हमारा एमसीपी बीच में खड़ा हुआ है लाइन लगाकर। इसको देखकर शीशान कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। तभी शीशान की नजर किसी पर जाती है और हमें पता चलता है कि ये वही जियांग बंदा है जो नहीं उसका जिससे मुकाबला किया था। और वो हमारे एमसी शीशान से क्या लगता है कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे बच्चे इस तरीके से। ये जियांग वाला बंदा हमारे एमसी शीशान से क्या लगता है कि इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी शो ऑफ करने का मौका नहीं देने वाला। लेकिन शीशान को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो उससे क्या लगता है कि अगर तुम हो कौन भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी ना हूँ। इसको देखकर उसकी ईगो पर बात आ जाती है और वो चिल्लाते हुए हमारे एमसी शीशान से कहने लगता है कि तुम वाकई मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, हम लोग एक ही क्लास में तो कुछ दिन पहले पढ़े थे। खैर इस बारे में भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें वापस से अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वो भी फॉर्मली। मेरा नाम जियांग मू यांग है और मैं जियांग फैमिली का बेटा हूँ जो कि साउदर्न विंटरलैंड्स में रहता है। और बात करें अभी मेरी करंट की रैंक के बारे में, तो मैं न्यू स्टूडेंट लिस्ट में रैंक 2nd पर आता हूँ, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और।
सब लोग देख ही सकते हो कि इसकी जो निगाहें होती हैं वो टीचर लैंग पर होती है, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि टीचर लैंग मुझे देखने में लगी हुई है वहां पर एल्डर की सीट से, तो मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना होगा। और हमारे एमसी शीशान से कहने लगता है कि तुम इस मैच के अंदर अंदर सिर्फ पीछे रह जाओगे मुझसे और धूल चकोगे और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा एमसी शीशान फुल तरीके से इसे इग्नोर करने लगता है, जिससे कि उस बंदे को गुस्सा आ जाती है। तभी वो रेफरी यहाँ पर अनाउंस करती है और कहने लगती है कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सभी के सभी जितने भी उनके पास टूल्स है इस टूर्नामेंट के लिए वो सभी के सभी लोग दिखाई है। तभी वहां पर उनमें से एक बंदा एक पेन निकालता है और कहने लगता है कि ये मेरा ड्रैकोनिक पेन। इसको देखकर रेफरी कहने लगती है कि ये पावर, ये तो मैं देख सकती हूँ ये मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल टूल है। तो हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेंट है उसने वाकई में रेयर स्पिरिचुअल टूल दिखा दिया मिडिल ग्रेड क्वालिटी का। इसको सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि बस तुम्हारा मिडिल ग्रेड क्वालिटी का टूल है, ले भाई मेरा ले बेटर उड़ा चुका है। इसको देखने के बाद वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है रेफरी कि भले ही इसकी जो अपीयरेंस है वो इंडिस्क्राइबल है, इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन बात करें इसके रैंक के बारे में तो सरप्राइजिंगली जो हायर ग्रेड का स्पिरिचुअल टूल है। तो भाई साहब मुझे पता है, देखकर पता चल चुका होगा भाई साहब क्या ही टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी वो अनाउंस करती है जैसा कि हमने उम्मीद किया था, यहाँ पर सभी के सभी लोग काफी अच्छी तैयारी में आए हुए हैं और किसी की भी टूल स्पिरिचुअल लेवल से कम नहीं। तभी बारी आती है जियांग की और उससे कहने लगता है कि तुम तो बस बंच ऑफ लो क्लास के लोग, तुम बस स्पिरिचुअल वेपन दिखा सकते हो। और तभी भाई इसकी पोजीशन इसकी जेब से इसका वेपन बाहर निकलता है, तो इसकी पोजीशन कुछ अजीब लग रही होती है और क्या लगता है कि लगे देखो भाई मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन को। तभी एक जोरदार लाइटनिंग आसमान की तरफ निकलती है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे के पास एक स्वॉर्ड आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज करने में लगी हुई है, जिसको देखने के बाद जितने भी एल्डर्स और सेक लीडर जब मैच देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एल्डर स्लाइम को देखने के बाद क्या लगता है कि इतनी ज्यादा इस पावरफुल स्पिरिचुअल पावर से देखकर लगता है कि ये हेवन लेवल का मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल टूल है। और तभी जो एल्डर्स प्लम होते हैं वो बताने लगते हैं कि जो स्पिरिचुअल टूल्स है उन्हें क्लासिफाइड किया गया है उन मॉर्टल, स्पिरिचुअल, हेवन, इमॉर्टल एंड सेंट लेवल में। और प्रीवियस टूर्नामेंट्स में स्पिरिचुअल टूल प्रोवाइड कराए गए थे यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छी तरीके से देखकर। लेकिन इस बार डिसिपल जो जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेंट वो अपने इच्छा अनुसार अपने पावर के हिसाब से अपना वेपन ला सकते हैं। क्या ये वाकई में हमारे लिए उन सभी स्टूडेंट के लिए अनफेयर हो जाएगा? ये बात सुनने के बाद जो सेक लीडर होती हैं वो बताती है, उनसे कहने लगता है कि जिस सिचुएशन है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर्स है, तो जिसके पास हायर लेवल के स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं वो उसकी विक्ट्री और डिफीट के बारे में बताती है। हम अभी देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अनफेयर है, लेकिन ये जो वर्ल्ड है उसके लॉ के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे और यही इस वर्ल्ड का लॉ है, सीधे शब्दों में कहो तो नियम। तभी हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इस बार जो लाइफ एंड डेथ की बैटल होने वाली है, या फिर अब मान के चलो फ्यूचर में अगर तुम्हारी लाइफ एंड डेथ की बैटल हुई तो तुम्हारा ओपोनेंट ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे पास क्या किस तरीके जो हाई लेवल का स्पिरिचुअल ट्रेजर है। इस फेयरनेस के लिए तुम सोचने बैठ रहे हो तुम्हारा जो अपोनेंट है वो तुमसे फाइट नहीं करेगा अगर तुम कमजोर हो उसके सामने। तो तभी हमें इसे जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ही मन में काफी खुश होते हुए उससे कहने में लगा हुआ होता है कि मेरे पास जो फाउंडेशन स्टेबल स्टेज की जो पीक कल्टीवेशन प्लस हेवन लेवल का स्पिरिचुअल टूल मौजूद है, तो आखिरकार मैं इस टूर्नामेंट में कैसे ही हार सकता हूँ, यही बता दो मुझे। और तभी वो हमारे एमसी शीशान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे वेपन के बारे में दिखाने के लिए। जैसे ही वो हमारे एमसी शीशान का वेपन देखता है तो वो अपनी शौक होता है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और मुंह के बारे में गायब भी हो जाता है, चिल्लाते हुए मुंह फटा फटा रह जाता है, क्योंकि इस वक्त हमारा एमसी कुछ और नहीं बल्कि में झाड़ू लेकर आ चुका है भाई साहब वेपन के तौर पे। और उसको देखकर कहने लगता है कि ये वाकई में तुम्हारा स्पिरिचुअल टूल है क्या? तभी शीशान उससे कहने लगता है करेक्ट, तुमने सही बोला। मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने ये जो मेरे जूनियर्स जो स्वीपिंग वाला यहाँ पर सफाई करने में लगे हुए थे एंट्रेंस पर, मैंने ये उससे उधार ले लिया है कुछ देर के लिए। ये देखने के बाद वो बंदा काफी शौक होते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसका जो वेपन है वो बस एक ऑर्डिनरी झाड़ू नहीं है क्या ये वाकई में इस कंपटीशन को किसी मजाक की तरह लेने में लगा हुआ है? जब ये इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी वो रेफरी यहाँ पर आती है और सभी को अनाउंस करते हैं, उससे क्या लगती है कि तुम सभी के सभी अपने स्पिरिचुअल वेपन जितने भी स्पिरिचुअल टूल्स है वो इस लोकेशन पर रख दो। ये जानकर जो शीशान है वो काफी सरप्राइज होता है। तभी जो रेफरी वहाँ के रूल्स के बारे में बताते हैं, उससे क्या लगता है ये जो कंपटीशन है इसमें एक एडिशनल सेगमेंट लगाया गया है, तुम्हें अपने टूल्स को अपनी पावर के हिसाब से इतनी डिस्टेंस से अपने पास बुलाना है। जैसे तुम अपने टूल को रिट्रीव कर लोगे अपने स्पिरिचुअल टूल को काफी ज्यादा इतने डिस्टेंस, फिर तुम्हें अपने स्पिरिचुअल टूल का इस्तेमाल करना है रूट पर आसमान में उड़ने के लिए। जो रूट है वो हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है और जो भी एंड में पहुंचेगा वो इसको जीत जाएगा। हाँ ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पर कई सारे मैजिक फॉर्मेशन सेटअप किए गए हैं रास्ते में ताकि आपको रोका जा सके। ये जानने के बाद शीशन का शौक होता है और बेकार से चेहरा बनाते हुए गुस्से में कहने लगता है कि शिट मेरे पास तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं इसको बुलाऊंगा तो बुलाऊंगा कैसे वापस से अपने हाथों में। तभी ये नमूना हमारे एमसी शीशन के पास वापस से आता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार इस टूर्नामेंट का प्रेशर कितना होता है, कितना भयानक होता है। और तभी यहाँ पर सभी के सभी वेपन्स लाइन से लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे वेपन्स भी है जिसको देखकर हमारे जो व्यूअर्स है वो कभी शॉक हो जाएंगे। मुझे पता है समझ गए होंगे जाके लोग तो, क्योंकि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। तभी वहाँ पर
रेफरी इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस करती है और ऑफिशियली बिगिन करती है, और तभी सभी के सभी लोग अपने वेपन्स अपने हाथों में बुलाने में कामयाब रहते हैं। और जो जियांग है वे भी अपनी स्वॉर्ड को बुला लेते हैं और हमारे एमसी शीशान से कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ रोकी। और सभी के सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से उड़ते हुए चले जाते हैं आसमान में, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही रह जाता है और बचा रह जाता है हमारा एमसी शीशान। जिसको देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो बातें करते हुए क्या लगता है कि आखिरकार एक बंदा इस अरीना में क्या करने में लगा हुआ है, ये अभी तक गया क्यों नहीं है, यहाँ तक कि इसने अभी तक अपने स्पेशल टूल को भी नहीं बुलाया। क्या ये वाकई में इतनी बेसिक सी जो टेक्निक है इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और फिर भी इसने इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई है इस टूर्नामेंट में साइन अप करने के लिए। ये बातें सुनते हुए हमारे एमसी की बिल्कुल बहुत ज्यादा हालत पतली हो जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं वाकई में अभी अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता, नहीं एक्टिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सस्पेक्ट कर लिया जाएगा इनके द्वारा। तभी एल्डर सलाइम उसको देखकर कहने लगते हैं कि आखिर जुआंग ये सब क्या करने में लगा हुआ है, क्या ये वाकई में इन टूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी स्पिरिचुअल पावर के लेवल्स को देखते हुए। इसको देखकर टीचर लैंग काफी खुश होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है ये बंदा मेरे सामने इतना ज्यादा शर्मिंदगी से गुजरना पड़ रहा है, मजा आ गया, कतई दिल को खुशी मिल गई। भाई साहब हाथ दो देखो भाई, इसके पीछे ही पड़ा हुआ है धोती फाड़ के भाई साहब। तभी हमारा एमसी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता है, और तभी वो अपने हाथ को उसकी तरफ करता है और उससे कहने लगता है कि स्वॉर्ड जल्दी से आ जाओ मेरे पास, और अपने पैर को जमीन पर देह मारता है जिससे कि पूरी की पूरी जमीन टूट जाती है और एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि टूटने के कारण आसमान सामने का जो हिस्सा होता है वो जमीन से उठ ही जाता है, और उस पर जो उसका झाड़ू रखा होता है वो आसमान में उड़ते उड़ते हमारे एमसी के हाथों में आकर लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग वाली बात होती है। और फाइनली वो उसे रिट्रीव करने में कामयाब रहता है, और कह तो इतने शान से रहा है जैसे कि न जाने कैसे कर लिया हो। इसको देखने के बाद एल्डर सलाम का मुंह फटा फटा रह जाता है और शौक के मारे उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये तुम्हारे किस तरह की टेक्निक है अपनी स्वॉर्ड को दूर से बुलाने की। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरीके से सभी के सभी लोग अपने नेक्स्ट सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो आसमान में जो पत्थर लटके हुए हैं ना उनमें फॉर्मेशन लगाई गई है, तो वो वाटर और फायर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं और शूट करने लगते हैं पत्थर, जिससे काफी स्टूडेंट तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट वहां पर निकलने में और बचने में कामयाब रहते हैं। उनमें से होता है जो जियांग फैमिली का बंदा, और वो काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि मैं एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर हूँ जिसके पास एक हेवन लेवल स्पिरिचुअल वेपन भी मौजूद है। ये जो टूर्नामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मेरे लिए ही डिजाइन किया गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दूसरी तरफ हमारे एमसी की साइड का दिखाया जाता है कि किस तरीके से इसने अपने वुडन जो भी झाड़ू वगैरह है इसको अपने हाथों में बुला लिया है, और कतई पोस्ट तो देखो, पोस्ट तो ऐसे मार रहा था जाने कितना जंग जीत लिया, और एक पैर भाई साहब ये तो झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ है भाई, ट्रेवल नहीं कर रहा है, उड़ रहा है, उड़ सिर्फ एक झटके में वहां पर जंप मारता है और नीचे अपने झाड़ू लगा लेता है, तो सामने वाले को लगेगा जैसे उड़ने में लगा हो। इसको देखने के बाद जो एल्डर सलाइम होते हैं उनका मुंह फटा फटा रह जाता है, और वो क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके की पोजीशन है भाई, किस तरह का पोस्चर है भाई, और इसकी जो आखिरकार इस बंदे की जो स्वॉर्ड है वो बाकियों के मुकाबले में इतनी डिफरेंट क्यों है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। तभी शीशान उड़ते उड़ते सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर सामने से जो पत्थर उस पर अटैक करने के लिए रेडी है, और तभी एक पावरफुल एरे अटैक कर देता है हमारे एमसी पर, लेकिन वो उससे बचने में कामयाब रहता है शीशा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वो उस पावरफुल टेक्निक अटैक का इस्तेमाल करता है उस टेक्निक पर दौड़ने के लिए, भाई साहब उस एनर्जी पर दौड़ने में लगा हुआ जो कि अटैक के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसको देखकर एल्डर सलाइम इतनी शौक हो चुके होते हैं, इतनी बार शौक हो चुकी है तो उनका मुंह बंद ही नहीं हो पाता, और कहने लगते हैं इसको देखते हुए ये जो हमारा स्टूडेंट है वो दिन ब दिन और भी बिजार होते जा रहा है, जंगली होता जा रहा है, चलो पहचान नहीं पा रहा ये है कौन, ये ऐसी हरकतें करने में लगा हुआ है पागलों जैसी। इसकी टेक्निक को देखकर मेरा एक दिन दिमाग खराब हो जाएगा। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि पीछे मुड़कर कहने लगता है कि सारे के सारे जितने भी फ्रेशमैन है वो उन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया है, और वो सभी के सभी सिर्फ धूल छाट होंगे। तभी इतना सोचते सोचते हमारा एमसी शीशान उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वो कतई शॉक हो जाता है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ कैसे आए। और तभी हमारा एमसी उसको देख तो वो भी काफी सरप्राइज होता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, क्योंकि उसका जो मोमेंटम होता है वो उसे मिल नहीं पा रहा होता है इसे जंप करने के लिए, और वो नीचे जैसे गिरने लगता है तो जियांग काफी खुश होता है। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो बाउंसिंग फोर्स है वो अपने लिमिट पर पहुंच चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी ऐसी जगह नहीं है जिससे कि मैं जंप मारकर आगे जा सकूं, और उन फ्लोटिंग स्टोन और मेरे बीच में अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस मौजूद है, और ना ही मुझे यहाँ पर फोर्स बोरो या फिर उधार करने के लेने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है। उधार मुझसे कहने का मतलब है कि जंप करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बैड है, ये डैम सिस्टम कहीं का, इसने मुझे कंपलसरी कर दिया इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और फर्स्ट प्लेस लेने के लिए। अगर ये वाकई में एक मैंडेटरी टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं होता तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं करता हूँ लेने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूज पेनल्टी मिलेगी। इसको देखकर जियांग उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए वाकई में ये शर्म वाली बात है कि तुम इस टूर्नामेंट को ज्वाइन कर चुके हो बिना अपनी स्वॉर्ड लाइट टेक्निक को मास्टर किए हुए, लेकिन इसके दिमाग खुराफाती दिमाग में भाई साहब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और वो मन में सोचते कहने लगता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस इंस्ट्रक्टर लैंग के सामने तुम्हारी बेइज्जती जरूर करूंगा। इस बार मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ और इस बात की गारंटी करूंगा कि तुम्हारी जो हार है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। और तभी वो अपनी टेक्निक से कुछ करने लगता है और ड्रैगन कैप्चर हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके आसपास
आसपास के जितने भी स्टोन्स आपस में हवा में लटकने में लगे हुए हैं, वे उन सभी के सभी स्टोन्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है और वो सभी के सभी स्टोन्स हमारे एमसी शीशान की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिससे कि हमारे एमसी की तरफ कई सारे स्टोन्स जाने लगते हैं उन्हें गिराने के लिए। तभी एल्डर प्लम जब इस टेक्निक को देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं ये यहाँ पर फ्लोटिंग रॉक्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर अटैक करने के लिए, क्या ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? इस बात को सुनने हुए एल्डर स्लाइम उससे कहने लगते हैं कि ये टूर्नामेंट है, इस तरीके के रूल्स ऐसे यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं, ना ही मना किया गया है इस तरीके से करने के लिए उन्हें। और दूसरी तरफ हमारा जो एमसी है वो अभी भी नीचे गिरने में लगा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ काफी ज्यादा पत्थर बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर शीशान काफी ज्यादा शॉक होता है और वो पत्थरों पर फॉर्मेशन बनी हुई होती है तो वो अटैक भी करने वाले होते हैं। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखने के बाद जियांग काफी खुश होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम इतने ज्यादा बड़े एक्सप्लोजन के बाद बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन यहाँ पर हमारे एमसी को एक मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का, क्योंकि इन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है वो जंप करने के लिए। अगर ये बंदा बेवकूफ जियांग अगर ये पत्थर नहीं फेंकता तो शायद हमारा एमसी इस वक्त हार चुका होता, लेकिन इस बेवकूफ ने हमारे एमसी को एक मौका दे दिया है, तो हमारा एमसी पत्थरों पर जंप करते 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 बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और फाइनली वो जियांग के सामने आकर खड़ा रहता है, जिसको देखकर जियांग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शौक होते हुए पूछने लगता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने फायरवर्क्स गिफ्ट दिया था मुझे ओल्ड बडी उसके लिए। और तभी शीशांग उसके चेहरे पर हाथ पैर रखता है जोर और रखते उससे कहने लगता है कि लो भाई मेरे तरफ से रिटर्न गिफ्ट तुम्हारे लिए, और इतनी जोर से फोर्स मारता है कि जियांग सीधे जमीन की तरफ गिरने लगता है और हमारा एमसी फाइनली से क्रॉस करने में कामयाब रहता है और वो अपनी मंजिल बिना किसी परेशानी के सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आकर जाने में कामयाब है। इसको देखने के बाद जो रेफरी है वो वहां पर अनाउंस करने लगती है, लो भाई हमारा यहाँ पर विनर हमें मिल चुका है और वो विनर कोई और नहीं बल्कि मैं जुआंग शीशान है। और सिर्फ इस बंदे ने इस टूर्नामेंट को जीता ही नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड है लेजेंडरी सीनियर डिसिपल का जो कि शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट करने का था उसे भी तोड़ दिया है इस बंदे ने। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है शीशान और उससे पूछ लगता है क्या अभी तुमने क्या कहा, क्या मैंने वाकई में एक्सीडेंटली कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्या? इस बारे में मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा या फिर पता ही नहीं था और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। ये बात जानकर वो कतई शॉक हो जाता है और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो गाइस हमारा जो 100 के का टारगेट है ना गाइस, भाई यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, पता है इतने ज्यादा रिएक्शन वीडियो से मिल नहीं रहा, तो क्या करूँ यार, ड्रॉप करूँ या फिर कंटिन्यू करूँ? वो लोग आप ही बताओ, आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट और फीडबैक अपना जरूर दोगे कि आखिरकार क्या ही करना है। और आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दो, है ना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर कोई भी नई वीडियो डाल दिया, तो आपको पता रहेगा उससे, और कुछ नहीं है। और आप उसको ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा पर बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया होगा। जितने लोगों ने नहीं किया भले सब्सक्राइब कर लिया, सभी सब्सक्राइबर्स से कह रहा हूँ कि सभी लोग जाओ और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही है तो भाई फीडबैक जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार इस बार ये कौन सा नया धमाका करने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय।